तो हेलो एवरीवन। क्लास 10 साइंस बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन की इन वीडियोस के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे वो 100% बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और उन क्वेश्चंस को लेकर बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में हिट होंगे। तो सबसे पहली बात यह है, चाहे आप अर्धवार्षिक परीक्षा दे रहे हो, हाफ ईयरली एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप प्री बोर्ड दे रहे हैं, या फिर आप वार्षिक परीक्षा बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप एजुकेशन प्रेजेंट्स के चैनल पर नए व्यूअर हैं तो डेफिनेटली इस एजुकेशन प्रेजेंट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि बोर्ड से रिलेटेड वीडियो आप तक बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आप तक वीडियोस पहुंचते रहे। तो दोस्तों हमने बोर्ड के अंदर धमाका करने का ठाना है, और ये बोर्ड धमाका सीरीज जहाँ पे हम साइंस के अंदर स्कोर करेंगे 70 आउट ऑफ 70। दोस्तों किसी भी, चाहे वो 10th का बोर्ड हो चाहे 12th का बोर्ड हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज इस क्लासेस के अंदर यानी इस चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए 100% क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन से चलते हैं। कोई भी एग्जाम हो अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों चलिए कुछ बातें आपको बताता हूँ। दोस्तों पेपर के अंदर कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है विद्युत धारा का मात्रक। लिख लीजिएगा दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक। जब भी हम विद्युत धारा के मात्रक की बात करते हैं तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर। ये पेपर में पूछा जाता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं दोस्तों आवेश। आवेश का मात्रक भी पेपर में पूछा जाता है, या विद्युत आवेश लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आवेश का मात्रक दोस्तों क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। और इसका संकेत क्या है? इसका संकेत है सी। थर्ड नंबर पे आ जाइए। तीसरे नंबर पे दोस्तों शक्ति। जब भी हम शक्ति की बात करते हैं ना, तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। ये भी अच्छे से लिख लीजिएगा, ये भी पेपर में पूछा जाता है, शक्ति का मात्रक वाट, ठीक है। दोस्तों पूछा जाता है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है, तो इसको भी पॉइंट आउट कर लीजिएगा। एक अश्व शक्ति जो है वो 746 746 वाट के बराबर होता है। दोस्तों अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है प्रतिरोध का मात्रक। तो दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक जो है, प्रतिरोध का मात्रक आप लिख सकते हैं ओम होता है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रतिरोध का मात्रक जो है वो ओम होता है। इसका साइन भी मैंने बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करें विशिष्ट प्रतिरोध, ये नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होता है दोस्तों, वो होता है ओम मीटर है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। दोस्तों KWH की हम बात करें, यदि हम बात करें किलो वाट घंटे की, करें दोस्तों से किलो वाट घंटे की, इसको भी नोट कीजिएगा। किलो वाट घंटा। दोस्तों किलो वाट घंटा ऊर्जा का बड़ा मात्रक है, इसको भी नोट कीजिए, ये ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का बड़ा मात्रक है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये तैयार कर लीजिएगा, पूरी लिस्ट तैयार कर लीजिएगा, सबको नोट करते चलिएगा। दोस्तों अगला सवाल आता है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? इसको मैंने टाइम को सेव करने के लिए आपको लिख दिया है। जीव जो एक दूसरे का आहार करते हैं उनसे एक श्रृंखला बनती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं आपको आहार श्रृंखला बता देता हूँ दोस्तों। देखिए हमने क्या कहा कि ऐसे जीव जो एक दूसरे का आहार करते हैं उनसे एक श्रृंखला बनती है, इसे आहार श्रृंखला कहते हैं। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा घास। घास को खाया किसने? घास को खाया बकरी ने, ठीक है। घास को खाया किसने? बकरी ने। और बकरी को मारा या खाया किसने? मानव ने। तो ये एक श्रृंखला बना। इस श्रृंखला को क्या कहते हैं? इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। अब ऐसे तो कोई श्रृंखला होगी नहीं कि घास हो, घास के बाद गेहूं हो, और गेहूं के बाद फिर आम हो। ऐसी तो कोई श्रृंखला बनेगी नहीं। तो ऐसी कोई श्रृंखला होगी नहीं, तो ये हो गई कौन सी श्रृंखला? आहार श्रृंखला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जंप करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और आहार श्रृंखला की एक खास बात लिख लीजिएगा, आहार श्रृंखला एक दिशिक होती है, एक ही दिशा में, ठीक है, होती है, ठीक है। नेक्स्ट ऊष्मा छेपी व ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? ये लिख लीजिएगा है। ऊष्मा छेपी व ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? तो दोस्तों इसको मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप लिख लीजिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को मैं आपको बोल भी देता हूँ कि ऊष्मा शोषी यानी जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का
आप लिख सकते हैं जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का क्या होता है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, लिख लीजिए, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया मिश्रण का तापमान क्या होता है, घट जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया मिश्रण का तापमान घट जाता है। और दोस्तों अगर हम ऊष्मा शोषी की, हमने आपसे बात की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, अब बात कर लेता हूँ ऊष्मा छेपी की। ऊष्मा छेपी की अभिक्रिया में, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, इसमें ऊष्मा आप लिख सकते हैं ऊष्मा या प्रकाश के रूप में, इसमें ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा निकलती है। तो इसको भी लिख लीजिएगा, ऊर्जा निकलती, ऊष्मा या प्रकाश के रूप में इस अभिक्रिया में क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। तो ये होगी ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी। और दोस्तों एक और खास बात कि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में अभिकारकों की एंथैल्पी उत्पादों की एंथैल्पी से ज्यादा होती है हमेशा। ठीक है, इसलिए अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है, एक में ऊष्मा का अवशोषण, एक में ऊष्मा का उत्सर्जन। ठीक है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो वो ऊष्मा छेपी, और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो वो ऊष्मा शोषी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए आवर्त सारणी। दोस्तों अगर हम आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी दो होती है बेसिकली। सबसे पहली आवर्त सारणी, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कलर चेंज करने की नीड है तो मैं कलर आपके सामने चेंज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं आवर्त सारणी की तो बेसिकली आवर्त सारणी आपको पता होगा कि एक आवर्त सारणी किसने दिया था, मैडलीफ में। एक आवर्त सारणी किसने दिया था, मैडलीफ में। और दूसरी आवर्त सारणी कैसी आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी। एक आवर्त सारणी मैडलीफ ने दिया था, दूसरी आधुनिक आवर्त सारणी। दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्षैतिज पंक्तियां, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, क्षैतिज पंक्तियां। क्षैतिज पंक्तियां, इसको हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आवर्त। तो आप लिख लीजिए क्षैतिज पंक्तियां जिनको हम आवर्त कहते हैं। चलिए यहाँ से आप लिख लीजिए क्षैतिज, इसको मैं थोड़ा यहाँ आप लिख लीजिए क्षैतिज पंक्तियां जिनको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए, यहाँ पे आगे लिखिए ऊर्ध्वाधर, यहाँ आगे लिखिए ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर लिखिए, और इसको आप लिख सकते हैं क्या, समूह। इसको आप लिख सकते हैं क्या, समूह। तो मैड लीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों की संख्या कितनी होती है, 7। ठीक है, और मैड लीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर समूह कितने होते हैं, 18। ठीक है, लेकिन जब भी हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं तो आधुनिक आवर्त सारणी में भी क्षैतिज पंक्तियों की संख्या कितनी होती है, 7। लेकिन इसमें ऊर्ध्वाधर कितना होता है, इसमें ऊर्ध्वाधर होता है 18। और थोड़ा माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर शायद थोड़ा सा मैं गड़बड़ लिख दिया हूँ, एक बार मेरे दिमाग में थोड़ा सी चीज़ें, हाँ ठीक है, चलिए मेरे दिमाग में चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 8। ठीक है, तो सुनिए, मैड की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों यानी आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7। और ऊर्ध्वाधर समूह की संख्या कितनी होती है, 8। आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 7, यानी क्षैतिज पंक्तियों की संख्या 7। और आधुनिक आवर्त सारणी में समूह कितने होते हैं, 18। और ऊर्ध्वाधर पंक्तियां 18, समूह कितने, 18। ठीक है, चलिए तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, चलिए इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह है। ठीक है, मैड लीफ की आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, तो इसका आंसर आपको लिखना है कि मैड लीफ, चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। मैड लीफ की आवर्त सारणी में मैड लीफ की आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, 8 समूह है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। ठीक है, कि आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक एनर्जी कितनी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक एनर्जी कितनी जाती है। चलिए मैं इसका एक उदाहरण आपको छोटा सा बताता हूँ। मान लीजिए हिरन है, इस हिरन को खाया किसने, एक शेर ने। इस हिरन को खाया एक शेर ने, तो ये एक पोषी हिरन हो गया। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक एनर्जी, तो इसमें कितनी एनर्जी आती है, 10%। इसका आंसर लिख लीजिएगा 10%। इसका आंसर लिख लीजिएगा 10%। उत्पादक क्या होते हैं, हरे पौधे। ठीक है, चलिए द्रव धातु। अब आपको मिलाना है क्या, सही जोड़ी। सही जोड़ी के रूप में ये प्रश्न आता था, द्रव धातु पारा। इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, पारा, यानी कि Hg, हाइड्रागैरियम इसका लैटिन नाम है। ठीक है, इसलिए इसको Hg कहते हैं। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहाँ है, नेफ्रॉन वृक्क की, नेफ्रॉन के लिए आप वृक्क लिख सकते हैं, वृक्क नेफ्रॉन की इकाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए अंतःस्रावी ग्रंथ, अंतःस्रावी ग्रंथ से क्या होता है, हार्मोन का स्त्रावन होता है।
अंतःस्रावी ग्रंथियों से किसका, हार्मोन का स्रावण होता है। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। विभवांतर का मात्रक नहीं बताऊंगा, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक नहीं बताऊंगा, वोल्ट। ठीक, चलिए वोल्ट हो गया। ठीक है, चलिए। शुद्ध जल का पीएच मान, 10 बार आपको बता चुका हूँ, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और ये उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7, और ये उदासीन होता है। हरे पौधों की पत्तियों में कौन सा वर्णक पाया जाता है। तो दोस्तों हरे पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, लिख लीजिएगा। हरे पौधों की पत्तियों में कौन सा वर्णक पाया जाता है, हरे पौधों की पत्तियों में वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, चलिए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। अरे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आयोडीन की कमी से बहुत इजी है, घेगा रोग होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। नेक्स्ट, जो दो इस जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। तो पहले आप जान लीजिए जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। दोस्तों जीवाश्म ईंधन लाखों साल पहले के मरे हुए जानवरों और पेड़ पौधों के पेड़ पौधों के अवशेषों से बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। यानी लाखों साल पहले मरे हुए जानवरों और पेड़ पौधों के अवशेषों से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जानिएगा, इनका इस्तेमाल ऊर्जा के स्रोतों के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, इनका इस्तेमाल ऊर्जा के स्रोतों के रूप में भी किया जाता है, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। तो जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण देना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण दीजिए। तो जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण लिख लीजिए। पहला उदाहरण लिखिए कोयला, ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। और दूसरा लिखिए पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण, पहला कोयला, दूसरा पेट्रोलियम। ठीक है, नेक्स्ट दर्पण सूत्र लिखिए। दोस्तों दर्पण सूत्र पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ लिखूंगा, खाली जगह में लिखूंगा। दर्पण सूत्र पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जब भी हम दर्पण सूत्र की बात करते हैं ना, इसको ध्यान रखिएगा, दर्पण सूत्र पेपर में आ सकता है। दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब आप चाहें तो इसमें प्लस है, तो आप चाहे तो आप इसको लिख सकते हो 1/v प्लस 1/u, कोई दिक्कत नहीं है। यानी दोस्तों एक आया यफ, एक आया यू और एक आया भी। तो आप लिख भी सकते हैं कि यू भी एवं यफ में, यू भी एवं यफ में संबंध बताने वाले, यू भी एवं यफ में संबंध बताने वाले सूत्र को, यू भी एवं एफ में संबंध बताने वाले सूत्र को क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। तो नोट कीजिए, यू भी एफ में संबंध बताने वाले, संबंध बताने वाले सूत्र को क्या कहते हैं, संबंध बताने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। फटाफट से नोट कर लीजिए। दोस्तों दर्पण सूत्र के अलावा लेंस सूत्र भी पेपर में आ सकता है। तो चलिए लेंस सूत्र भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ। लेंस सूत्र आप लिखिएगा, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र लिख लीजिएगा। लेंस सूत्र क्या है, लेंस सूत्र का फार्मूला भी पेपर में आ सकता है। लेंस सूत्र के लिए आप लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये है लेंस सूत्र। ठीक है, चलिए इसका डिटेल आपके 10th में नहीं है। ठीक है, चलिए। तो ये हमने लेंस दर्पण सूत्र लिख दिया और साथ के लेंस सूत्र लिख दिया। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं। तो क्षैतिज पंक्तियों को दोस्तों हम लोग कहते हैं आवर्त। क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं, खाली स्थान में भी आता है। क्षैतिज पंक्तियों को डेड डेस्क कहते हैं, क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं। दोस्तों ऊर्ध्वाधर स्तंभ को समूह कहते हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं, समूह। दोस्तों ये क्या है, ये क्षैतिज, ये आवर्त है। ठीक है, ये आवर्त है। और ये क्या है, ये क्या है, ये समूह है। ठीक है, आपको आवर्त और समूह समझ में आ गया। ठीक है, मैंने बना के दिखा दिया। ठीक है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु, अगर मैं कह दूं दोस्तों तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, अगर मैं ऐसा कह दूं। ठीक है, यहाँ पर ब्लैंक लिख दो, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये हो जाएगा आधुनिक आवर्त नियम। ये हो जाएगा क्या, आधुनिक आवर्त नियम। और आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया, आधुनिक आवर्त नियम दिया था वैज्ञानिक मोजले ने। वैज्ञानिक मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया। लेकिन दोस्तों अगर मैं ऐसा कह दूं कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, तो ये किसने दिया, मैडलिफ ने। अगर यहाँ क्रमांक की जगह मैं भार कर दूं तो यहाँ आ जाएगा क्या, मेड लीफ। इसको दोनों लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना वो तो सर्जन कहलाता है। बहुत आसान, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है,
नेक्स्ट विभव विभवांतर का SI मात्रक बहुत इजी है। विभव विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। कचरे का निपटान एक गंभीर क्या है? कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए थोड़ा सही जोड़िए दोस्तों। जब भी हम सिरका की बात करते हैं तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में लिख लीजिए एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट, सही जोड़िए ये। मादा, मादा के लिए आप लिख सकते हैं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है। मादा के लिए आप लिख सकते हैं क्या? एस्ट्रोजन। दोस्तों नर में आप टेस्टोस्टेरोन लिख सकते हैं नर में, ठीक है। लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र क्या करते हैं? लिंग गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 जोड़े, ठीक है। लिंग गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं। 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े? 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। 23 जोड़े समान होते हैं, ठीक है। यक्स यक्स होगा तो मादा, एक्स वाई होगा तो नर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों अगला सवाल, नेत्र गोलक। बहुत अच्छा प्रश्न है नेत्र गोलक। नेत्र गोलक के लिए आप लिख लीजिएगा 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर थोड़ा सा अलग ऑब्जेक्टिव आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेत्र गोलक, ठीक है। गंगा सफाई योजना, गंगा सफाई योजना कब चालू हुई थी? 1985 में, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट भी नोट कर लीजिएगा। द्रव धातु, नहीं बताऊंगा, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए द्रव धातु कौन सी है, ठीक है। मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि को कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, एक वाक्य में आ सकता है कि मास्टर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि को कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस बेसिकली दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर। एफ इक्वल टू, आपको फार्मूला पता होगा, एफ इक्वल टू आर बाई टू। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, डायोप्टर डी से इसको लिखते हैं। ये लेंस की क्षमता का मात्रक है। सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पेपर में पूछी गई है। सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन एक बार पेपर ने थोड़ा सा कंफ्यूज किया था और उसने लिख दिया था 0.25 मीटर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो। अभी आपको बताना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसकी, चलिए मैं ही बता देता हूँ। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए रेफ्रिजरेटर अग्निशमन में कौन सी गैस होती है? भाई रेफ्रिजरेटर और अग्निशमन में दोस्तों होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फुल फॉर्म लीजिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। CFC दोस्तों, CFC क्या करता है? ओजोन परत को हानि से, ओजोन परत को क्या पहुंचाता है? ओजोन परत को हानि पहुंचाता है, लिख लीजिएगा। ये ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। और दोस्तों ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? 3। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? 3। यानी अणु क्या लिख सकते हैं? परमाणु लिख सकते हैं। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, ठीक है। और ये परावैंगनी किरणों से क्या करता है? रक्षा। और ये कौन से मंडल में पाया जाता है? ओजोन समताप मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है। अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालेगा? कौन गैस निकालेगा? तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। शक्ति को कौन निरूपित नहीं करता? आर स्क्वायर निरूपित नहीं करता। अम्ल और क्षार मिलाकर क्या बनाते हैं दोस्तों? अम्ल और क्षार मिलाकर लवण और जल बनाते हैं। लिख लीजिएगा कि अम्ल और क्षार मिलाकर लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। गोली दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पर लिखना चाहिए F इक्वल टू आर बाई टू, तो वहाँ पर मैंने गलत लिख दिया। F इक्वल टू आर बाई टू, यहाँ पर लिख लीजिएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक 1/p डायऑप्टर होता है, ठीक है। चलिए पत्तियों में रंध्र क्या काम करते हैं? बताइए दोस्तों, पत्तियों में रंध्र क्या काम करते हैं? दोस्तों पत्तियों में रंध्र गैसों का आदान प्रदान करते हैं। गैसों का वहाँ पर थोड़ा सुधार लीजिएगा। यहाँ पर लेंस की क्षमता का मात्रक मैंने लिखा, जल्दी जल्दी मैंने लिख दिया। गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। और एक और चीज नोट कर लीजिएगा, ये अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। और वंशागत के नियम भी मेंडल ने दिए थे। मटर के पौधों पर प्रयोग किसने किया? मेंडल ने किया, ठीक है। और मेंडल ने मटर के पौधों को ही क्यों चुना? क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उगाया जा सकता है, ये एक वर्षीय पौधा होता है
और ये द्विलिंगी होता है, इसमें नर और मादा दोनों होते हैं। ठीक है, तो अनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है, वंशागति का नियम भी मेंडल ने दिया। दोस्तों लैपटॉप की बैटरी लगभग डेड होने वाली है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप क्या करेंगे, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।